ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट का, वो ये डिस्कसिंग के हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस। जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे या जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है जिसके रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलने हैं, आप उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो प्रेजेंट वैल्यू का जब हमारे पास फार्मूला होता है वो है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n। ठीक है। आई जो है वो इंटरेस्ट रेट होगा, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जो भी आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, फिक्स रिटर्न जो आपको मिल सकते हैं वो आपका इंटरेस्ट रेट होगा। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल द प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास, अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं $100 की इन 10 ईयर, इफ द इंटरेस्ट रेट इज एट 7%। अगर कोई एक ऐसी अमाउंट जो आपको 10 साल बाद कहा जाए कि $100 मिलेंगे, तो आज के दिन वो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है उसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू की जगह 100 लिखें। ठीक है। 1 प्लस उसका इंटरेस्ट रेट 0.07 और एन जो है नंबर ऑफ ईयर 10 है हमारे पास। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यू गॉट 100 डिवाइडेड बाई 1.9672। तो वही है 50.83। तो उसकी असल वर्थ जो है वो $50 है आज के दिन, जो आपको 10 साल बाद 100 मिलेंगे अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में 7% है। तो आप डिसीजन मेकिंग 100 की बेस पे नहीं करोगे, आप 50.83 कंसीडर करते हुए डिसीजन मेकिंग करोगे कि मुझे ये ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप हमेशा कंसीडर करोगे जब भी फ्यूचर ओरिएंटेड मॉनेटरी टर्म में डिसीजन मेकिंग कर रहे होगे। ठीक है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे हमारे पास रहेगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n। ठीक है। ओके। इस केस में जितना फिर उस केस में हमें बिकॉज अगर आप फार्मूला को यहाँ पे देखें तो 100 डिवाइडेड बाय जितना ये पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, इसमें दो चीजें, या तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा तो ये वैल्यू कम हो रही होगी, और या फिर नंबर ऑफ एयर अगर हाई होंगे तब भी ये वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो भी उसमें जो है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नजर आएगा। और अगर नंबर ऑफ ईयर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बाद आपको वो अमाउंट मिलनी है तब भी ये वाला पार्ट इंक्रीज करेगा और आपको वो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस वहाँ पे नजर आएगा। तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं। अच्छा, फिर फ्यू ऑफ द केसेस उसमें ये होता है कि आप आज के दिन इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको स्ट्रीम ऑफ पेमेंट जो है वो फ्यूचर में मिल रही होती हैं। एक लेट से कि आपने जो है वो $100 जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है। तो आपको पहले साल जो है वो कुछ रिटर्न मिले, फिर सेकंड ईयर में कुछ रिटर्न मिले, थर्ड ईयर में, तो सो ऑन आपको डिफरेंट ईयर्स में रिटर्न मिल रहे हो। तो आप क्या करते हैं फिर उस केस में, हर पहले साल जो भी अमाउंट मिलेगी उसको भी कन्वर्ट करेंगे, सेकंड ईयर वाले को भी कन्वर्ट करेंगे, उनमें नंबर ऑफ ईयर चेंज होंगे। फर्स्ट में जो कन्वर्ट करेंगे उसका नंबर ऑफ एन जो है वो 1 होगा, उसमें पावर एन रखेंगे, सेकंड में पावर 2 रखेंगे, इसी तरह सो ऑन। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हमारे पास एक एनालिसिस होता है जिसको आप लेटर ऑन जो है वो अब कैपिटल बजटिंग के नाम से डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसमें भी जाकर डिस्कस करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है कि आज के दिन आपने जो भी इन्वेस्ट करा है वो आपकी अमाउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और फ्यूचर में जितने भी रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको उन तमाम को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो। ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी हम इसको कहते हैं, इज सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनकम स्ट्रीम जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट माइनस द करंट कॉस्ट। आज के दिन आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है उस प्रोजेक्ट पे, और फ्यूचर में जितने भी रिटर्न्स मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट जो आज के दिन आएगी, इसको हम कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और जब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब ये है
कि हमारा डिसीजन ये होता है कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में चले जाना चाहिए, उसको कंसीडर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे और हमारी कॉस्ट आज के दिन कम आएगी। लेकिन उस केस में ये होता है कि हमें जो है वो फ्यूचर में जो रिटर्न मिलने हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, उसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो उस केस में फॉर एग्जांपल वी हैव एन example over here. A manager of the automated product is contemplating the purchase of the new machine that will cost $3 lakh and has a useful life of 5 years. अब एक मैनेजर है, वो एक अगर मशीन इंस्टॉल करता है तो उसकी कॉस्ट वो कहता है कि 3 लाख है, ठीक है, $3 लाख है। उसकी यूजफुल लाइफ जो है 5 साल है, ठीक है। 5 साल उस मशीन से आप बेनिफिट गेन कर सकते हैं। 3 लाख जो है वो बेसिकली उसकी कॉस्ट है। तो सी नॉट जो है इनिशियल कॉस्ट जो है, हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट हमें गिवन है, उसकी कॉस्ट जो है वो 3 लाख है, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हमें देखना होगा कि फ्यूचर में उसके बेनिफिट हमें क्या हो सकते हैं। द मशीन विल यील्ड कॉस्ट रिडक्शन टू ऑटोमेटिक प्रोडक्ट द 50,000 इन ईयर 1। पहले साल उसका अगर मशीन इंस्टॉल करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी कम होती है। पहले साल हमारी 50,000 कॉस्ट कम होगी, ठीक है, 50,000 का बेनिफिट होगा। सेकेंड ईयर में 60,000 एंड थर्ड ईयर में 75, फोर्थ ईयर में 90 और फिफ्थ ईयर में भी 90,000, ठीक है। तो ये हमें बेनिफिट मिलेंगे। अब अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते तो उस केस में क्या होगा कि हम इन सब को, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको ऐड कर देते। 50,000 प्लस 60,000 110 एंड प्लस 75 185, और उसमें फिर हम फर्दर 90 ऐड कर देते, 275 हो जाता, और फिर फर्दर 90 ऐड कर देते तो 3,65,000 हो जाता 5 सालों का, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो उस केस में हम देखते हैं 3 लाख जो है वो कॉस्ट है, 365 जो है वो आपके रिटर्न्स हैं। तो आप कहते हैं कि हमें जो है वो मशीन इंस्टॉल करनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो बेनिफिट मिलेंगे उनको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। 50,000 को 60,000, 75, 90 और 90 सबको हम जो है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है। 50,000 को हमने 1.08 पे जो है वो डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे n जो है 1 है, इसलिए 1 जो इंटरेस्ट रेट था वो 8% था, ठीक है। वही हमने जो है उस पर डिवाइड करा तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी। फिर 60,000 1.08 की पार्ट 2 कर देंगे हम सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में 75,000 का बेनिफिट हो रहा है, 1.08 की पार्ट 3 कर देंगे। इसी तरह 90 1.08 की बार 4 एंड अगेन फिफ्थ ईयर में 90 था। इन सबको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 285,679, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारी इन्वेस्टमेंट 3 लाख की होनी थी और रिटर्न जो है बेनिफिट जो है वो हमें 2,84,000 समथिंग के हो रहे हैं। तो जब हमें 2,84 679 में से माइनस करेंगे 3 लाख, तो वी गॉट माइनस का हमारे पास आ जाएगा 15,321। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट आपको कम होंगे जब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करा। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उस केस में आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है उसमें इन्वॉल्व करना है, कंसीडर करना है। जो भी फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलने हैं उसको पहले आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग करोगे। जी, इज दैट क्लियर? टाइम वैल्यू मनी वाला पॉइंट क्लियर है? जी बताइएगा। Yes, sir. ओके, ऑलराइट। तो there we have 24 participants.
ओके। अच्छा, सम ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जिसको हम परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेफिनिटली लिव्ड एसेट आपको ओवर द लाइफ जो है वो रिटर्न सेम अमाउंट, जैसे अब कोई स्टॉक बॉन्ड परचेज कर लेते हो, कोई स्टॉक परचेज करते हो कि आपको आज के दिन आप इतनी अमाउंट जमा करवा दें कि आपको लाइफ टाइम जो है वो 100 $100 मिलते रहें, तो आप कितनी अमाउंट जमा करवाएं। इसी तरह आपको जो है कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसका रिटर्न आपको ओवर द लाइफ मिलता रहता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ही होता है CF/I। आपको फ्यूचर में जो स्ट्रीम मिलनी है, सेम अमाउंट मिलनी है, जैसे अभी मैंने कहा कि 100 100 100 आपको हर टाइम पीरियड के बाद मिलता रहे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आज के दिन उसकी वर्थ कितनी होगी उस इन्वेस्टमेंट की, वो फाइंड आउट करने के लिए जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है CF/I। कैश फ्लो जो भी आपको मिलना है फ्यूचर में वो स्ट्रीम, ठीक है, सेम अमाउंट जो आपको मिलनी है डिवाइड कर दोगे इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम कहते हैं कि 100 100 जो है वो मिलते रहे हैं और इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है, तो CF 100 है, I 0.05 है, 100/0.05 करेंगे तो उस एसेट की वैल्यू जो है वो 2000 होगी, ठीक है। उसको हम 2000 की वैल्यू कंसीडर करेंगे उस एसेट की। ये तब होता है जब आपको सेम अमाउंट ओवर द ईयर जो है वो मिलनी होती है। इसको हम परपेचुइटी का केस कहते हैं। दैट कुड बी परपेचुइटी बॉन्ड हो सकता है, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसमें आपको फिक्स रिटर्न ओवर द लाइफ जो है वो मिल रहे होते हैं। तो अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो जिसमें फिक्स रिटर्न हर फ्यूचर में मिलते रहने हैं ओवर द लाइफ, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली कैश फ्लो, जो भी आपका कैश स्ट्रीम होगा, कैश फ्लो होगा, उसको डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट रेट पे, तो वी गॉट दी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, फिर इसमें अब ये होता है कि जब आप किसी भी बिजनेस की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, अगर आपको उसकी वर्थ फाइंड आउट करनी हो कि कितनी वर्थ है उस कंपनी की, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि अ, अगर आपको कहा जाए कि ये बिजनेस, उसकी वर्थ कितनी है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, बिजनेस की आपको वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हमें जो है वो प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज आल्सो यूज्ड टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि ये कितने वर्थ का बिजनेस है, कितनी वैल्यू है इस बिजनेस की, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्म इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी कि फ्यूचर में आने लाइफ टाइम जितनी भी ये बिजनेस चलेगा, आपको जितने भी रिटर्न्स मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली वो फर्म की वैल्यू होगी, ठीक है। जस्ट लाइक हमने अभी जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला परपेचुइटी का केस करा, उसी तरह जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, वंस अगर हमें पता लग जाए कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है। आज के दिन जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आज से पहले आपने जो प्रॉफिट अर्न करा है, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसकी बेस पे जो है वो कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट जो है वो कितने हैं, जनरेटेड बाय कंपनी। प्रॉफिट कैसे जनरेट करती है, जो भी उसने एसेट होल्ड कर रखे हैं उसके अगेंस्ट, फिजिकल एसेट है, ह्यूमन एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, जो भी कंपनी के पास टोटल एसेट है उनके अगेंस्ट कंपनी ऑपरेट करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है। और जितनी ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन होगी, उसकी उतनी वर्थ होगी उस कंपनी की। तो इन पर्टिकुलर इफ पाई नॉट इज द फर्म करंट लेवल ऑफ द प्रॉफिट, अगर आपको किसी भी कंपनी का करंट लेवल ऑफ प्रॉफिट पता है, ठीक है, जिसको हम पाई नॉट से डोनेट कर रहे हैं, और पाई वन जो है इज द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। तो पाई वन क्या है कि आने एक साल बाद कितना प्रॉफिट होगा उसको हमने पाई वन से कंसीडर कर दिया। सो ऑन पाई टू, पाई थ्री, इसी तरह हम जो है वो, अगर हमें आने वाली तमाम टाइम पीरियड के प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो कंपनी की वर्थ होगी, ठीक है। कंपनी की जो वैल्यू होगी, अगर किसी भी कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या होगा कि आज के दिन कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है
और जितने भी टाइम, लेट्स से कि वो 10 साल तक ऑपरेट करेगी या लाइफ टाइम ऑपरेट करेगी, तो आने वाले जितने भी टाइम में हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जितने भी होंगे उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली फर्म की जो है वो वैल्यू कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म कहलाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का जो गोल होता है वो यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट आपके इंक्रीज हो, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ गोल। Notice the value of the firm takes into account the long-term impact of the managerial decision on profit. When the economists say that the goal of the firm is to maximize profit, it should be understood the mean of the firm's goal to maximize its value. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मतलब ये है कि प्रॉफिट ही हमारा अल्टीमेट गोल होता है, तो उस गोल को हम लेके जो है वो हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं। अब हमें डिटरमिन करना है, जब हम ग्रोथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्रोथ का मतलब ये है कि कितना इंक्रीज करेगा प्रॉफिट, ठीक है, कितनी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी प्रॉफिट जो है वो 5% ग्रो कर सकती है, 10% ग्रो कर सकता है आपका प्रॉफिट, तो आप वो क्या है, ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट कितनी होगी। जब आप फर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में आज के दिन आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है, उस प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ, मतलब आज के दिन आप जो है वो 100 प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उसमें 5% इंक्रीज आएगा, 10% इंक्रीज आएगा, कितना इंक्रीज आ सकता है, वो इंक्रीज आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कितनी जो है एक्सपेक्टेशन है कि आपका प्रॉफिट जो है वो ग्रो कर सकता है। तो इस केस में इसको हम वैल्यू फाइंड आउट करने के फार्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद हम एग्जैक्ट फार्मूला पे जाएंगे, इसकी डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो suppose a firm's current profit is pi naught and these profit have not yet been paid out to the stockholder। अब कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट आप लोगों को आइडिया है कि कंपनी के प्रॉफिट होते हैं, उस प्रॉफिट में से कंपनी एक खास पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। अभी हम सपोज ये कर रहे हैं कि डिविडेंड कंपनी जो है वो नहीं दे रही, जो भी प्रॉफिट है उसको जो है कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, तो उस केस में हमारी अजम्पशन ये है कि कोई भी जो प्रॉफिट है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। अच्छा, इमेजिन दैट दीज प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कांस्टेंट रेट, और हम सपोज ये कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी वो कांस्टेंट रेट से हर साल ग्रो कर रहा है, ठीक है, उस ग्रोथ को हम जी से डोनेट कर रहे हैं, जी परसेंटेज ईच ईयर, ठीक है, एंड द प्रॉफिट ग्रोथ इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट। और हमारी एक और assumption ये है कि प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट रेट से कम है, ठीक है। और दो assumption हमारी ये हैं, एक, जो भी प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, डिविडेंड के तौर पे दे नहीं रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ग्रोथ हो रही है, उसमें इंक्रीज हो रहा है वो प्रॉफिट। एंड थर्ड, वो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो आई से कम है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट से कम है। ये कुछ assumptions है हमारी, ठीक है। इसको लेके हम इस फॉर्मूला को अगर एक्सटेंड करें, इन दिस केस प्रॉफिट 1 ईयर फ्रॉम टुडे विल बी 1+G। एक साल बाद जो हमें आज के दिन जितना भी प्रॉफिट है, एक साल बाद जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 1+G होगा। ग्रोथ जो है वो अगर 10% की है तो हम क्या करेंगे, 1+0.10, तो 1.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आज के प्रॉफिट को, तो हमारे पास कल का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। कल का जो प्रॉफिट होगा ये देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला देखिएगा, पाई नॉट जो है वो आज का प्रॉफिट है, पाई नॉट आज के प्रॉफिट को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1+G के साथ, जो ग्रोथ होगी 5%, 6%, जो भी आपको गिवन ग्रोथ होगी। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, जो आज के दिन प्रॉफिट है, ठीक है, उस प्रॉफिट को अगर ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर दें 1+G के साथ, ठीक है, तो ये कल का प्रॉफिट आ जाएगा। इस कल के प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑब्वियसली 1+I की एंड पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कल का जो प्रॉफिट होगा उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1+G, उसकी ग्रोथ जो है वो सेकेंड ईयर के हम ले लेंगे, ठीक है,
और डिवाइड भी हम 1+i की पावर 2 से कर देंगे। इसी तरह सोन हमारे पास जो है वो डिफरेंट ईयर्स की प्रॉफिट और उसकी ग्रोथ के साथ एडजस्टमेंट आती जाएगी। अगर इसको हम ड्राइव करें और ड्राइव करने के बाद फार्मूला को सिंप्लीफाई करें तो आप जस्ट इस फार्मूला को याद रख लें, पाई नॉट इंटू 1+i डिवाइडेड बाय i माइनस जी। ठीक है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। जो अगर आपको फर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जस्ट आपको ये जो वाला फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए, 1+i, ठीक है, डिवाइडेड बाय i माइनस जी। क्योंकि ग्रोथ इंटरेस्ट रेट जो है उसमें से हम ग्रोथ माइनस कर देंगे, ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या है कि हम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, उसकी डिस्काउंट ऑफ कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन उतने से ही हमारे प्रॉफिट ग्रो भी कर रहे हैं तो उसमें हम ग्रोथ को एडजस्ट कर देते हैं। तो 1+i डिवाइडेड बाय i माइनस जी बेसिकली जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आज के दिन का प्रॉफिट है, ये हमारा फार्मूला होगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जाएंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जी यहाँ पे देखिएगा, सपोज द इंटरेस्ट रेट इज 10%, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना गिवन है, 10%, एंड द फर्म एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5%। जो जी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ कितनी है यहाँ पे, 5%। फॉर दी फॉर फ्यूचर, आपके इन फ्यूचर जो है वो आपकी ग्रोथ होती रहनी है जितने भी साल कंपनी वर्क करेगी। और फर्म्स करंट प्रॉफिट आर 100 मिलियन। तो करंट प्रॉफिट कितने हैं, पाई नॉट कितना है यहाँ पे, करंट प्रॉफिट 100 मिलियन है, आई आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, तो आप फार्मूला में वो तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं जो फार्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यही था 1+i डिवाइडेड बाय i माइनस जी। तो ये तमाम था इंफॉर्मेशन, इसमें अगर हम पुट करें 100 प्रॉफिट है, 1+i जो है वो 10%, 1+0.1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, i माइनस जी, 0.1 माइनस 0.05, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो वी गॉट 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05। जी आप मुझे बताइएगा 1.1 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 0.05 हो जाएगा, ठीक है। 0.10 में से 0.1 में से माइनस करेंगे 0.05 तो वी गॉट 0.05। 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05, आंसर बताइएगा मुझे कितना आता है। जी 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05 क्या आंसर आएगा। जी कौन बताएगा। जी क्या आंसर आएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05। Sir, 3. 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05। दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, इसको करना है इस पे डिवाइड। 22 आ रहा है। 22 आएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा ना। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 22, तो फर्म की जो वैल्यू है, फर्म की वर्थ कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 22, तो वी गॉट 2200 मिलियन जो है। अगर ये 100 मिलियन था तो ये मिलियन में अमाउंट आ जाएगी। तो 2200 जो है वो इस फर्म की वैल्यू है। फर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आई और जी गिवन था और आज के दिन का प्रॉफिट भी गिवन था। तो हमने सिंपली इस फार्मूला में पुट करी वो तमाम चीज़ें और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमने कितना प्रॉफिट जो है वो फर्म की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आज के दिन फर्म की वर्थ कितनी है। तो अब इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी अगर आपसे पूछा जाए, इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो और आपसे कहा जाए, ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स करंट एंड फ्यूचर अर्निंग, ठीक है, इसकी
प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज के दिन की अर्निंग, आज के दिन की प्रॉफिट और फ्यूचर आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट की वैल्यू। तो आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ सेकंड पार्ट में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म इमीडिएटली आफ्टर इट पे द डिविडेंड इक्वल टू इट्स करंट प्रॉफिट। अगर कंपनी जो है इस साल के एंड पे वो कहते हैं कि जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है, 100 का प्रॉफिट अगर हर साल वो इस साल अर्न करा है, तो इस साल के एंड पे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है, तो उसके बाद क्या वैल्यू होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का बोला जाए डिविडेंड के तौर पे, तो जो भी आपका आंसर आया होगा यहाँ पे 2200 आया, तो उसमें से ये वाला 100 आपने माइनस कर देना है, वो प्रॉफिट जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो माइनस कर देना है। 2200 में से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ये माइनस कर दें 100, तो हमारे पास 2100 रह जाएगा। तो इस केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा, जो फर्म की वैल्यू बचेगी, वो होगी 2100। ठीक है, आप सिंपली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि फर्म की वैल्यू एक्स डिविडेंड, फर्म प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फर्म की वैल्यू क्या होगी, वही होगा प्रेजेंट वैल्यू फर्म जो हमने अभी फाइंड आउट करी 2200, उसमें से माइनस कर देंगे जो आज के टाइम पे पाई नॉट का हमारा प्रॉफिट है, 100 जो प्रॉफिट था, तो 2100 हमारा प्रॉफिट जो फर्म की वैल्यू वो रहेगी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी आरिफ पूछिएगा। सर ये ऊपर जो पावर के साथ जो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका यूज कब करेंगे फिर? अगर दिस वन, ये सर जो ऊपर लगा हुआ है अच्छा ना, जैसे अभी आपने तो नीचे वाला जो सिंगल फॉर्मूला है देखो, नहीं 1 ईयर का, इसमें इसमें वो हम यूज किया है। इसमें हम ऊपर वाला फार्मूला तब यूज होता है जब आपको पता हो कि कंपनी ने अगले 3 साल ऑपरेट करना है या 4 साल ऑपरेट करना है। नॉर्मली ऐसा केस नहीं होता, लाइफ टाइम जो है उसकी जो है वर्थ होती है कंपनी की। तो हमें जो है बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो कंपनी ओवर द ईयर जो है वो चलेगी। ठीक है, तो उस केस में हम यही फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, उसको हम ओके सर। सिंप्लीफाई करके यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मीन सर कि अगर क्वेश्चन होता भी है तो जस्ट करंट ईयर का होगा या 1 ईयर का हाँ होगा, 1 ईयर तो का हम अगर सिंगल। आपको, हाँ अगर उसमें मेंशन होगा कि कंपनी 1 साल बाद जो है वाइंड अप हो जाएगी, तो ये उसकी वर्थ बताएं जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, तो इस फार्मूला के थ्रू जो है हमने प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी फर्म की वैल्यूएशन कर ली, फर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अगर हमने कहा एक्स डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके। एक तो ये कि जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू फर्म हमने फाइंड आउट करी, पहला फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, उसमें से माइनस कर दें आज का प्रॉफिट, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एक्स डिविडेंड आ जाएगा फर्म के। डिविडेंड देने के बाद भी फर्म की वैल्यू कितनी रहती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या हमारे पास दूसरा फार्मूला ये होगा, पाई नॉट इंटू 1+g डिवाइडेड बाई आई माइनस जी। ठीक है, तो इस केस में हम उस फार्मूला, इस फार्मूला जस्ट चेंज ये है कि यहाँ पे 1+i था और इस केस में हमारे पास 1+g हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से आंसर लें, ठीक है, तो आपका एक्स डिविडेंड फार्म आ जाएगा, उसमें फिर आपको प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, या फिर आप जो है वो पहले वाले फार्मूला से आंसर लेके आए, उसमें से आज का प्रॉफिट माइनस कर दें जो डिविडेंड के तौर पे दिया है, तो आपके पास एक्स डिविडेंड फर्म आ जाएगा, डिविडेंड देने के बाद फर्म की वैल्यू आ जाएगी। या आप एक्स डिविडेंड फर्म की वैल्यू जो है वो इस फार्मूला से 1+g डिवाइडेड बाई 1i-g, क्योंकि आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगी, प्रॉफिट गिवन है, ग्रोथ गिवन होगी, आई गिवन होगा, जैसे आपको फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो ये दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला जो है जिसमें फर्म की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसने डिविडेंड अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, और सेकंड फार्मूला है ऐसी फर्म की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट इस साल कर चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आप प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला को यूज करते हुए फर्म की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस उसकी वर्थ फाइंड आउट करनी हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, वो हम इजीली जो है इसके थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, ये दोनों फार्मूलाज क्लियर हैं, समझ आ गई सबको? जी बताइएगा। जी आरिफ।
सर यहाँ पे जो एक्स डिविडेंड की जो फर्म वाली वैल्यू हमने निकालनी है, एक तो ये फॉर्मूला था और एक इसके ऊपर आपने दूसरा फॉर्मूला दिखाया जिसमें हम डिविडेंड्स को माइनस कर रहे हैं। जस्ट जो है उसमें जितना क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जितना डिविडेंड डिविडेंड जो दिया है प्रॉफिट सारे का सारा डिविडेंड दे दिया इस साल का प्रॉफिट, ठीक है। तो पाई नॉट माइनस कर दें, ठीक है। सिर्फ ठीक है फाइंड सर। आउट करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म, उसमें से जो आज के दिन जो डिविडेंड दिया है, जो सारे का सारा प्रॉफिट आपने डिविडेंड के तौर पे दे दिया, वो माइनस कर दें, वो आपका एक्स डिविडेंड। इसी से फार्मूला से कर रहे हैं, दूसरे पे के नहीं जाना, ठीक है। अगर दूसरे पे जाना भी तो उसमें जस्ट राइट ही चेंज ये 1+i की जगह 1+g हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आप इस फार्मूला से डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में आपको फिर वो पाई नॉट माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वो डायरेक्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे देखिएगा, इस फार्मूला में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट 2100 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसको जो है अब ये हमारे पास हो गया फिफ्थ पॉइंट इफेक्टिव मैनेजमेंट का। अगर मैं दोबारा से वो, सारे पॉइंट इसको जो है हम रिपीट कर रहे हैं। पहला जो था आइडेंटिफाई द गोल एंड नेचर ऑफ आइडेंटिफाई गोल एंड कंस्ट्रेंट, पहला पॉइंट इफेक्टिव मैनेजमेंट का। सेकंड जो पॉइंट था हमारा आइडेंटिफाई द गोल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल, ठीक है, वो सेकंड पॉइंट हो गया था। फिर थर्ड जो है हमारा इंसेंटिव को अंडरस्टैंड करना था। फोर्थ अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट को समझना था। फिफ्थ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना था, ठीक है। ये पांचों पॉइंट क्लियर हैं सबको? जी, और दीज फाइव फाइव पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस क्लियर हैं सबको? ओके, गुड। ओके, देन वी हैव सिक्स एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास मार्जिनल एनालिसिस। इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको मार्जिनल डिसीजन मेकिंग करना होती है। मार्जिनल डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है, मार्जिनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो चेंज आता है ना, मतलब आज के दिन आप जितने भी प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो एक खास लेवल से प्रोडक्शन आपने इंक्रीज कर दी, तो मार्जिनलाइज कर रहे हो आप। अब आप जो भी चेंज लेके आ रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको वो ज्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग कहलाएगी मार्जिनल एनालिसिस, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे आप एक कंज्यूमर के तौर पे जैसे सोचते थे कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप उसका बेनिफिट देखते थे कि आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाय करने से। तो अगर आपको लगता था कि मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो आप बाय कर लेते थे, अगर आपको लगता है कि यूटिलिटी कम हो रही है तो आप जो है वो बाय नहीं करते थे। इसी तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन एनालिसिस क्या होगा कि आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपके प्रॉफिट उसकी वजह से इंक्रीज करते हैं या नहीं करते। अगर तो ज्यादा प्रोडक्शन करने से प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो मार्जिन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को देखते हैं, अपने प्रॉफिट्स को देखते हैं, मार्जिनल प्रॉफिट को देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं, नेट प्रॉफिट को हम देख रहे होते हैं, तो उनमें क्या चेंजेस आए तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, अच्छा इसमें जो है एक दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ होते हैं डिस्क्रीट डिसीजन, कुछ होते हैं आपके जो है फ्रैक्शनल डिसीजन, ठीक है, जिसको हम कंटिन्यूस डिसीजन में। डिस्क्रीट क्या होगा कि अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर सेकंड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल गिवन है गैलन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। अब सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके डिफरेंट गैलन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो या तो आप 1 गैलन बना सकते हैं, 2 गैलन, 3 गैलन, तो आप डिस्क्रीट नंबर हैं आपके पास, ठीक है। आप पॉइंट्स में फ्रैक्शंस में नहीं जा सकते। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्क्रीट डिसीजन मेकिंग कहलाती है, जिसमें आपके पास जो है वो डिसीजन या तो आप 1 यूनिट बनाएंगे या 2 यूनिट, आप पॉइंट्स में या कुछ इस तरह की डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। तो ये जस्ट आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, डिस्क्रीट डिसीजन मेकिंग होती है। तो उस केस में हम अगेन हमारा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ये होगा कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल पे जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
हमें डिसाइड करना है कि हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करें, तो ये कंट्रोल एक वेरिएबल जो होगा जिस पे हम डिसीजन कर सकते हैं वो हमारा कंट्रोल वेरिएबल होगा, वो हमारे पास क्वांटिटी है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करें। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है कि हम कितने यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करें, वो हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल है। एज अ मैनेजर हमारे पास कंट्रोल है, चाहे तो हम जो है वो मिनिमम प्रोडक्शन करें या मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। तो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए, ऑब्वियसली हम मार्जिन एनालिसिस पे जा रहे हैं। ठीक है, मार्जिन एनालिसिस हमें बताएगा कि हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 0 से लेके 10 यूनिट तक हम प्रोड्यूस करने की हमारे पास कैपेसिटी है। ठीक है, अगर हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे रिटर्न्स कुछ नहीं होंगे, ना बेनिफिट होगा उसमें, ना कॉस्ट आएगी, तो ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को नहीं देख रहे यहाँ पे। अगर 0 से 1 यूनिट पे जाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, बेनिफिट कितने आएंगे, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड कॉलम दैट वी हैव टोटल बेनिफिट, हमें टोटल बेनिफिट कितना मिलेगा। अगर हम 1 यूनिट बनाते हैं तो हमें 90 का बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड यूनिट बनाते हैं तो 170 हो जाएगा टोटल बेनिफिट हमारा, क्योंकि 90 प्लस 80 न्यू यूनिट का बेनिफिट हो जाएगा। टोटल बेनिफिट की बात करें थर्ड यूनिट पे 240 हो जाएगा। तो हम देखेंगे टोटल बेनिफिट जो है वो हमारा चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे टोटल बेनिफिट जो है वो हमें हमारी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा। थर्ड देखें, हमें बेनिफिट तो इंक्रीज कर रहा है, हमारी कॉस्ट भी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। कॉस्ट कितनी इंक्रीज करेगी वो हम देखते हैं। अगर 1 यूनिट बनाते हैं तो 10 कॉस्ट आ रही है, सेकंड बनाते हैं 30, 60, 100, और ये हमारी कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा अगर हमें नेट बेनिफिट फाइंड आउट करना हो तो हम टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट करते हैं, सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास नेट बेनिफिट आ जाएगा। नेट बेनिफिट फाइंड आउट करने के लिए लेट्स तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 90 माइनस 10, तो वी गॉट 80 नेट बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, 170 माइनस 30 140 आ जाएगा। 240 माइनस 60 180 नेट बेनिफिट फाइंड आउट कर सकते हो जी। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे नेट बेनिफिट आ जाएंगे। और जब तक हमें लगेगा कि हमारे नेट बेनिफिट जो हैं वो पॉजिटिव में है, ठीक है, हमें लॉस जीरो या लॉस में नहीं जा रहे, हम तब तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक हम ये यूनिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारा मार्जिनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ हम देख सकते हैं। अच्छा दूसरा, अगर हम जब 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी जो है वो बेनिफिट 90 है, दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हम अपना बेनिफिट देखेंगे वो कितना हो जाएगा। तो ये हमारा मार्जिनल बेनिफिट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट यूनिट पे कितना बेनिफिट है, सेकंड में कितना, इनका डिफरेंस देंगे तो मार्जिनल बेनिफिट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मार्जिनल बेनिफिट फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सेकंड यूनिट पे हमें कितना बेनिफिट होता है, फर्स्ट पे कितना था 170 माइनस 90 करेंगे तो वी गॉट 80 जी। 90 हो गया ना। सर इसमें ईयर 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंस निकालना है ना। जी जी, अच्छा यस सर। एक काम कीजिएगा, मैं आपको अभी जो है वो लिंक भेज रहा हूँ, वी हैव लेस देन 1 मिनट। लिंक जो है जस्ट 10 to 15 मिनट की और डिस्कशन होगी, इसको हम वाइंड अप करेंगे। मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसके थ्रू ज्वाइन कर लें। ये मैं 6 पॉइंट है उसको कंप्लीट कर देंगे, और आपके क्वेश्चन जो है जो भी रिगार्डिंग उसके वो मैं क्वेश्चन दे दूंगा। 10 to 15 मिनट का एक और मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है। ओके सर।